So, welcome all of you. Now we will carry forward from yesterday's spot. So, if you can collect all dots which we were discussing yesterday, कल के जो हमारे पीछे के डॉट्स थे कि आइसोमर शिफ्ट्स होना, उसके बाद अगर जो है क्रिस्टल का सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट नहीं है उसके न्यूक्लियस में, तो हमें आइसोमर शिफ्ट मिल रही थी जिसमें कि देयर वाज अ लिटिल शिफ्टिंग ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट टुवर्ड्स द हायर एनर्जी लेवल. ओके, लेकिन अगर न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर अगर वो ग्रेटर देन हाफ है, then it can have 2 into I plus 1 number of states in the excited state. और जब excited state split up हो जाती है तो ज़्यादा signals मिलते हैं because now there is a transition probability of going to more than one type. एक से ज़्यादा तरीके से वो transition कर सकता है. And then we डिस्कस्ड कि कैसे जो है क्रिस्टल की दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री, और दूसरी होती है लिगेंड सिमेट्री. ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री में मैंने आपको बताया था कि दैट इज पर्टेनिंग टू डी ऑर्बिटल, कि डी ऑर्बिटल जो टीजी एंड T2g एंड EG में स्प्लिट अप हो जाता है, अगर वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एग्जैक्टली फुलफिल्ड रहता है एंड इफ there is no formation of compressed or elongated D4H symmetry. अगर D4H symmetry ना बने elongated और compressed type की और वो perfect octahedral में रहता है, then we get the singlet. तो हमें मिलती है singlet. लेकिन अगर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री है या फिर लिगेंड की एसिमेट्री है, लिगेंड की एसिमेट्री मैंने आपको कैसे बताई थी कि अगर K4FeCN6 है तो ऑल द 6 लिगेंड्स आर साइनाइड, तो वो ऑक्टाहीड्रल लैटिस में बिल्कुल सिमेट्रिकली फिट हो जाएंगे. लेकिन अगर एक साइनाइड के ग्रुप को हम रिप्लेस कर दें बाय नाइट्रोसाइलियम, जो आपका क्या बना देता है, आपने सल्फर के एस्टिमेशन में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रिएजेंट यूज करते हैं ना, जिसमें पर्पल कलरेशन आता है, उस कंपाउंड में क्या था, वन ऑफ द साइनाइड वाज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोसाइलियम आयन एंड द लिगेंड सिमेट्री वाज डिस्टर्ब्ड, सो वी वर गेटिंग द डबलेट्स. ओके, सो रिकलेक्टिंग ऑल दोस डॉट्स वी विल मूव फॉरवर्ड विद सम न्यू एग्जांपल्स. आपको स्क्रीन में इस वक्त दिख रहे हैं टिन का एग्जाम्पल, बिकॉज बिसाइड्स आयरन, टिन में भी मैंने आपको बताया था कि टिन के सारे हैलाइड्स जो है वो टेट्राहीड्रल होते हैं एक्सेप्ट टिन का फ्लोराइड. फ्लोराइड कैसा होता है, टेट्रागोनल, बॉडी सेंट्रल एसिमेट्रिक बन जाता है लिगेंड, जबकि देखिए सारे लिगेंड जो है फ्लोराइड है, कोई चेंज नहीं है. बट क्रिस्टल लैटिस चेंज होने से we get a quadrupole splitting in the tin compounds. Okay, now if we are using the IF6 आयोडीन का जो है वो हेक्सागोनल फ्लोराइड अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे भी 6 के 6 लिगेंड्स एक जैसे थे, लेकिन क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट था तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से there was a disturbance in the symmetry of the IF6, so it also undergoes the quadrupole splitting. Now moving further to some new example. Okay. ये एक स्क्रीन पे आपको आई थिंक 3 आयरन के कार्बोनिल्स के स्पेक्ट्रा दिख रहे होंगे. दैट इज द मॉसबॉर स्पेक्ट्रा ऑफ Fe CO5, Fe2CO9, Fe3CO12. ओके, एंड आपको पता है कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है तो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, 0. ओके, सो ऑल 3 ऑफ देम हैव गॉट द सेम oxygen state of iron. Okay, the only thing is the arrangement of carbonyl ligands being arranged around the central metal atom iron. अब आप देखिए एक यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड सेकेंड में आपको डबलेट दिख रही है, एक में डिस्टेंस ज्यादा है, एक में डिस्टेंस कम है, ठीक है, और तीसरे में एक आपको डबलेट दिख रही है एंड वन इन बिटवीन एक ब्रॉड सी पीक है दैट मे बी डबलेट और लाइक समवट सिंगलेट.
Okay, the distance between the two peaks is not much as it is in the first one. ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री तीनों में एक जैसी है बिकॉज आयरन इज इन द जीरो स्टेट. ओके, इट मींस इसका मतलब क्या है कि सिमेट्री अगर वो पूरी तरीके से सेम है तो एक जैसा मिलना चाहिए था बिकॉज एवरीवेयर यू आर रिकॉर्डिंग द 57 आयरन ओनली बट यू आर गेटिंग डिफरेंट डेल्टा ई वैल्यू. डेल्टा ई यानी कि क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग की वैल्यू हमें अलग अलग मिल रही है. इसका मतलब क्या है, आयरन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट इज नॉट सेम. तीनों आयरन में अलग अलग इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट है. ओके, दूसरी बात आपने महसूस करी होगी कि देखिए आयरन की जो शिफ्ट है, कल मैंने आपको बताया था ना कि आप जीरो से प्लस माइनस की ओर जाते हैं एंड इफ इट इज अ डबलेट और क्वाड्रुपल तो हम देखते हैं जीरो से कितना राइट या लेफ्ट को ये मूव करा है. आप देखिए हाँ, एवरीवेयर इट इज नियर अबाउट जीरो. देख रहे हैं, अगर सेंट्रल देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सबके सब नियर अबाउट जीरो ही है. क्लियर? सो जो आयरन की हम जीरो स्टेट कह रहे हैं तो ये मेटल आयरन के काफी नजदीक है. दिस यू कैन सी फ्रॉम दिस मोसबॉर्ग स्पेक्ट्रा. Now I was telling you that there is a different electron field gradient at the nucleus and they are varying. Now how we can discuss it. अब अपने दिमाग में आप एक बार you just make it have a picture of this that the iron carbonyl penta is having a large EQ and the Fe2CO9 is having small, and in the Fe3CO12 there is one large and one very small showing towards doublet but it may be like a singlet also. Okay, now after having this picture let us move forward. You see, अब देखिए अगर आप FeCO5 का स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है. और आपको पता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, जो प्लेनर होते हैं तीन और इनकी बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू द जो एक्सियल वंस हैं जो अबव एंड बिलो द प्लेन है. ओके, सो अब देखिए मैंने आपसे बोला था कि या तो इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री हो या लिगेंड की एसिमेट्री हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज एसिमेट्रिक. देख रहे हैं, सो इट क्रिएट्स द लिगेंड एसिमेट्री. इसकी वजह से क्या है कि सेंट्रल मेटल पे इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट इज नॉट द सेम. तो जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो सेम नहीं रहा. एक्स और वाई एक्सिस ठीक है, दैट इज इक्वल, हर जगह से बराबर इनका अटैचमेंट है, बॉन्ड लेंथ है, बट जेड एक्सिस में इट हैज गॉट चेंज. इट मीन्स दैट देयर इज अब ये सिमेट्रिक नहीं रहा, इसलिए हमको लार्ज EQ यानी कि एक क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग मिलती है FeCO5 के मोसबॉर्ग स्पेक्ट्रा में. ओके, नाउ नेक्स्ट यू सी Fe2CO9. ओके, यू सी ये आप कह सकते हैं, ये आप देखिए इस FeCO5 के मुकाबले में इट इज मोर सिमेट्रिक. ओके, यू सी एवरीवेयर दे आर हैविंग द more or less same bondings. You can see it. यहाँ पे क्या था, ये जो एक्सियल वंस थे ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट थे. यहाँ पे आप देखिए एवरीवेयर इट इज दे आर बॉन्डेड, क्लोज निट बॉन्डिंग है एवरीवेयर. बस इतना है कि देर आर 3 ब्रिजिंग, 3 ब्रिजिंग जो है आपके पास कार्बोनिल्स है एंड 6 आर द टर्मिनल वंस. ओके, सो एज कंपेयर टू FeCO5, just by looking at, देखिए I have already told you that the oxygen state is same and all the ligands are same. तो अगर ligand same है और एक जैसी oxygen state है तो we should have obtained the same spectra. एक ही spectra मिलना चाहिए था हमको, लेकिन हमको different spectra मिल रहा है. It means electron field gradient कहीं पे अलग है because we are getting the quadrupole splitting. But just by looking at the structure we can say that Fe2CO9 is much more symmetrical as compared to FeCO5. Okay, now you see the next one Fe3CO12. अगर आप इसमें ध्यान से देखें ये 3 आयरन है. ओके, now you see that ये वाला जो आयरन है, these 2 आयरन्स, ये दोनों आयरन के देखिए टर्मिनल में 3 कार्बोनिल ग्रुप है. ओके, 1 2 3 एंड 1 2 3. सो टर्मिनल इट इज हैविंग 3 कार्बोनिल ग्रुप और देखिए बीच में ये आयरन आपस में भी जुड़ा हुआ है एंड इट इज बीइंग जॉइंड बाय द ब्रिजिंग कार्बोनिल ऑल्सो. दिख रहा है, दिस ब्रिजिंग एंड दिस वन ब्रिजिंग. यू सी
इन दोनों आयरन के मुकाबले में अगर आप इफ यू कंपेयर इट विद द थर्ड वन आयरन, यू सी this is joined with two iron and it has got 4 carbonyl groups. 4 देखिए कार्बोनिल ग्रुप है, टर्मिनल 1 2 3 एंड 4. इन दोनों में कितने हैं? 3. क्योंकि ये जो दोनों कार्बोनिल ग्रुप है ना, आप देखिए ये कैसे हैं, ये ब्रिज टाइप के हैं. इज इट विजिबल? ओके, आई होप थर्ड से आप कोई बात आप मेकआउट कर पा रहे हैं ना कि ये दोनों आयरन जो हैं वो आपस में भी जुड़े हैं. 3 इनके पास कार्बोनिल है टर्मिनल एंड 2 आर दी ब्रिजिंग वंस. वाइल जो थर्ड वन आयरन है इसके पास 4 जो है वो टर्मिनल है एंड इसके पास कोई भी ब्रिजिंग कार्बोनिल नहीं है. ओके, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम क्लास में होते तो आई वुड हैव इसको, if you see this one only, you see like this. अगर आप ऐसे देखें तो देखिए ये ज्यादा ऑक्टाहेड्रल लगता है, लग रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, सो ये वाला जो कार्बोनिल है इसको ट्राइंगल के टॉप में हम कहते हैं. अगर ये एक ट्राइंगल है तो इसके टॉप में है. देखिए आपने 2 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया बट इट इज अ 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर. So the third one is at the top of the triangle. अगर ये आयरन ये CO एक तरफ है तो this Fe will be above. जैसे कि लिफाफा होता है उसके ऊपर का जो क्लोजेट होता है वो ऊपर को होता है, like that it will be placed in the upwards from the XY axis. तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल है 1 2 3 4 5 एंड 6 as compared to this and this iron. ओके, सो व्हाट वी कैन से कि यहां पर 2 तरीके के आयरन है और वो भी किस रेशियो में है? 2:1 के रेशियो में. ओके, सो एक आयरन, दिस इज व्हाट इट हैज बीन रिटन ओवर हियर कि इसका मतलब हमें जो है वो इंटेंसिटी भी ऐसे ही मिलनी चाहिए 2:1 के रेशियो में. एंड वी डिड ऑब्टेन लाइक दिस. इफ यू गो बैक टू द स्ट्रक्चर, ओके, नाउ यू सी दैट. देख रहे हैं आप, देखिए इसकी इंटेंसिटी करीब ट्वाइस है एज कंपेयर टू मिडिल वन. ओके, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि ये कुछ इस तरीके से है. और आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिकल है सो ये इसकी जो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग है उसमें डिफरेंस ज्यादा है. डेल्टा EQ जो है वो इस आयरन, इन दोनों आयरन की वजह से जो डबलेट मिल रही है उसमें डिस्टेंस ज्यादा है. एंड द थर्ड वन विच इज मच मोर सिमेट्रिकल, उसकी जो पीक है दैट लुक्स लाइक मोर टुवर्ड्स द सिंगलेट. वो सिंगलेट की तरफ को ज्यादा दिखती है, या आप नैरोली स्पेस्ड क्वाड्रुपोल डबलेट कह सकते हैं. बट वन थिंग इज श्योर दैट वी आर गेटिंग 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल ओवर देयर. ओके, सो नाउ वी कैन से कि जो स्पेक्ट्रम A है वो लार्ज EQ है बिकॉज देर इज अ हाई asymmetry because of the trigonal bipyramidal structure where the axial bonds are quite different from the equatorial ones. So x and y axis की अपेक्षा z axis में electron field gradient is entirely different. Now Fe2CO9 is much more symmetrical. Everything is same for all the iron. दोनों आयरन बिल्कुल सिमेट्रिकल है. वॉट एवर इज देयर इट्स द सेम फॉर बोथ ऑफ देम. But in the case of Fe3CO12, again there is a discrepancy. The 2 are the same, third one is different, and the third one is quite much more towards the octahedral symmetry. Okay, so this is how we could differentiate between the 3. And you see, we can say कि A में ज्यादा होगा, B में small होगा, लेकिन C में 2 multiplets रहेंगी. Okay, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑफन दे आस्क आउट ऑफ दीज 3 एनी वन, और इन कंपैरिजन की किस में ज्यादा होगा, EQ अरेंज करिए लाइक दैट इट हैज बीन आस्क्ड. अब एक इसी का साथ में एक और क्वेश्चन है कि Fe3CO12 में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वन दैट इट हैज गॉट स्ट्रक्चर समवट लाइक दिस, दैट द 2 आयरन्स आर जॉइंड by some one bond, and they are also having 2 bridging carbonyl bonds, and the 3 are the terminal ones, and this one has got the 4 terminal CO bonds, and it is attached to the iron bond also to the 2 irons.
ये हमने आपको अभी पहले बता दिया। अब पहले ये शक था कि इस Fe3CO12 का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। देखिए तीनों आयरन आपस में ही जुड़े हों और इसमें कोई ब्रिजिंग कार्बोनिल ना हो, एंड द 4 आर द टर्मिनल्स। ओके, और इट कुड बी पॉसिबल कि ये देखिए दो देख रहे हैं आप, दो दो टर्मिनल, एंड यू सी दो आयरन के बीच में दो ब्रिजिंग। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यू सी 1 2 3 आयरन। नाउ आइदर देयर कैन बी 4 के 4 टर्मिनल हो जाएं एंड दे आर जॉइंड विद द सिंगल बॉन्ड्स। और क्या हो सकता है, ये ट्राइंगुलरली प्लेस्ड ही हो आयरन, बट 2 आर दी टर्मिनल्स एंड 2 आर दी ब्रिजिंग। यू सी इसके लिए इस वाले आयरन और इस वाले आयरन के लिए ये दोनों ब्रिजिंग है, इस आयरन और इस आयरन के लिए ये और ये ब्रिजिंग है, इस और इसके लिए ये और ये ब्रिजिंग है। बीच में सेंट्रल लाइन इज शोइंग द that there is a single bond. Now I have removed this annotation. I think now you can make out. Okay, पर देखिए we have already, ये स्पेक्ट्रा कैसा मिला था, कुछ कुछ ऐसा। ओके, तो क्योंकि अगर ये जो पिछले वाले ये these two structures में क्या है, all the irons are equivalent, तीनों आयरन एक जैसे हैं। अगर तीनों एक जैसे हैं तो हमें एक ही डबलेट मिलनी चाहिए थी। डबलेट क्यों मिल रही है? बिकॉज आयरन की एक्साइटेड स्टेट क्या है, 3/2 है। 3/2 किस में टूट जाएगी, प्लस माइनस 3/2 एंड प्लस माइनस 1/2। क्लियर? तो अगर दो स्टेट है तो कितने सिग्नल मिल सकते हैं, दो ही मिल सकते हैं। तो हमें क्या मिलनी चाहिए क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग में, डबलेट ही मिलनी चाहिए। अगर ये ऑल द 3 आयरन आर सेम, सो देयर शुड बी ओनली 1 doublet, but what we obtained somewhat like this. ओके, सो हमने क्या कहा कि ये जो डबलेट है, ये डबल एरिया जो है 2 आयरन के लिए है, ये सिंगल के लिए है। दिस इज टूवर्ड्स सिंगलेट और टूवर्ड्स वेरी नैरोली प्लेस्ड डबलेट, बिकॉज दिस वन इज मोर टूवर्ड्स द octahedral. Okay, so this question is being asked in such a way that Fe3CO12 का structure explain करिए, और how Mossbauer is used to explain the structure of any compound when they are having the same electronic gradient, same electronic symmetry and same ligand symmetry. So this is the best example. इस question को आप किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, and again you see that the peak is nearby 0 only. Okay, whenever that is towards the metallic iron, so iron is in the 0 state. I hope this thing is clear to all of you that how quadrupole splitting is being used. आप देखिए यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, जबकि लिगेंड भी सेम है, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी सेम है, फिर भी हमको अलग अलग स्पेक्ट्रा मिल रहा है। एक और एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सिस एंड ट्रांस, इफ यू रिमेंबर, H2O4 and Cl2. So it was having cis and trans, 2 types of structural probability. Now next is एक और important point है कि आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर चेंज होने पे उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं। ओके, नाउ यू सी फेरस फ्लोराइड का जो रूटाइल स्ट्रक्चर होता है, देखिए फेरस फ्लोराइड, बट इज कोऑर्डिनेटेड होता है 6 फ्लोरीन से। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू कैन गो एंड सी इट्स स्ट्रक्चर इन डिटेल। लो टेम्परेचर पे ये एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, and you can see this is a structure, this is the diagram I have taken from a professor of Nainital, Dr. Geeta Tiwari. उसके personal notes में से I have taken this structure. So ये देखिए कि जब जैसे जैसे देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कैन यू सी द चेंज इन द Mossbauer spectra, isn't it? Okay, आप देखिए 77 से 78 आने में ये ज्यादा जो है डबलेट की ओर को क्लैरिटी की से तरफ से आने लगता है। ओके, यानी कि और ऊपर जाएंगे तो ये मर्ज हो जाएगा, ये सिग्नल की ब्रॉडनिंग होती चली जा रही है। ओके, सो हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन स्टेट, क्रिस्टल स्टेट, लिगेंड सिमेट्री और उसके अलावा कंपाउंड का मैग्नेटिज्म बिहेवियर कैसा है वो भी उसके इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट को चेंज करता है। ओके, तो क्या हो रहा है कि ये ट्रांजिशन हो जाता है टेम्परेचर से फेरोमैग्नेटिक से एंटी फेरोमैग्नेटिक की ओर चला जाएगा। ओके, अब अगर जैसे ही ये चेंज होगा मैग्नेटिज्म तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर स्पिन है, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि किस में जो है अलाइंड होती हैं, एक में टोटली नॉन अलाइंड होती है, एक में हाफ अलाइंड एंड नॉन अलाइंड टाइप के होते हैं।
तो दैट कंपाउंड आप उनको कह सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं एज डायामैग्नेटिक और एज ए पैरामैग्नेटिक और एज फेरोमैग्नेटिक और एज एंटी फेरोमैग्नेटिक. So do go through this. आपको पता होना चाहिए कि what are the four types, how we are classifying them. जो उसका इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन हो रहा है, जो डाइपोल जनरेट कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर. सो उनकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर जो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, सो दैट कैन लीड टू द स्ट्रक्चर एज iron can be as diamagnetic, it can be as paramagnetic, it can be as ferromagnetic, it can be as antiferromagnetic. और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. दैट्स व्हाई वी सेड दैट द मॉसबर्ग स्पेक्ट्रा इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ओके, तो जो पैरामैग्नेटिक होता है तो एवरेज मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाता है. जब एंटी फेरोमैग्नेटिक अगर होता है तो दे आर मैग्नेटाइज्ड. ओके, सो इनकी वजह से क्या होगा कि जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस ऑब्जर्व कर रहा है दैट कैन बी एरोनियस और दैट कैन बी चेंज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी स्प्लिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट. देखिए नाउ व्हाट आई एम एडिंग कि अगर मैग्नेटिज्म चेंज हो रहा है तो आपको ग्राउंड स्टेट में भी चेंज मिलेगा और एक्साइटेड में भी. अब आप सोचिए मैग्नेटिज्म अपने आप से भी चेंज हो सकता है कि आयरन स्टील के फॉर्मेट में है या जो है आयरन की नेल है. आप देखते हैं आयरन की नेल चिपक जाती है बट स्टील तो नहीं चिपकता मैग्नेट से. तो किस फॉर्म में है आयरन. ओके, सो दैट इसकी वजह से ग्राउंड स्टेट में भी स्प्लिटिंग हो सकती है और एक्साइटेड में भी. जब तक सिर्फ आई न्यूक्लियर आई की वैल्यू चेंज हो रही है वी आर गेटिंग क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग. जैसे ही आपका कंपाउंड मैग्नेटिज्म शो करने लग जाता है, नाउ मैग्नेटिज्म कैन बी सिस्टम के अंदर अपने आप से हो या फिर आप अपने सिस्टम को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें. दो डिफरेंट चीजें. ओके, आपने मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ पढ़ा है बेटा? आपने पढ़ा है जीमान इफेक्ट पढ़ा है. लास्ट टाइम पे मैंने आपको डिस्कस किया था ना कैसे इलेक्ट्रॉन की को अगर आप हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हो जा रही थी ईएसआर स्पेक्ट्रा में, तो देखा जाए तो मॉसबॉर्ग स्पेक्ट्रा क्या होता है? न्यूक्लियस का जीमान इफेक्ट, बिकॉज न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ चार्ज स्पीशीज. आप उसको भी रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वहां पे भी स्प्लिटिंग हो जाएगी. ओके, सो इट शोज समवट यू कैन से द न्यूक्लियर जीमान इफेक्ट. जब आपने ईएसआर किया था तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था इस चीज को. ओके, नाउ ये एक एग्जाम्पल है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन दे टुक मॉसबर्ग स्पेक्ट्रा ऑफ फेरस फ्लोराइड एट डिफरेंट टेम्परेचर यू कैन सी देयर वाज अ चेंज इन द स्पेक्ट्रा. ओके, नाउ सी अब इसी का इंस्टेड ऑफ टेकिंग फेरस फ्लोराइड दे टुक रुबीडियम फेरी फ्लोराइड. देखिए इस कंपाउंड को लिया गया. ओके, रुबीडियम में जो एम्बेडेड हो. अब ये देखिए इसमें आते ही ये पैरामैग्नेटिक हो गया. आपने टेम्परेचर चेंज किया तो यू कैन सी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक. तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये फेरो से एंटी फेरो से पैरा हो गया. ओके, अब आप देखिए इसकी शिफ्ट देखिए यहां पहुंच गई. अगर इसका नीचे करेंगे तो इट विल बी समवट हेयर. ओके, सो यू सी इसके हाफ में अगर ये इधर है तो इट हैज गॉट शिफ्टेड. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन से व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट कि जब कभी भी मैग्नेटिज्म चेंज होता है, आप याद करिए एवरी टाइम आई एम इंसिस्टिंग कि आइसोमर शिफ्ट में द स्पेक्ट्रा इज टोटली क्रिस्टल इज टोटली क्यूबिक. ओके, एंड दैट मे बी मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक. नेक्स्ट में हम आए तो आई टोल्ड यू दैट नाउ द सिस्टम इज नॉट क्यूबिक. That may be diamagnetic or paramagnetic. But if it is not cubic, you are going to have a quadrupole splitting. अब मैं क्या कह रही हूँ? There is a magnetic change in the environment of the nucleus. That can be itself, वो खुद से भी हो सकता है कि टेम्परेचर के साथ में वो फेरो, एंटी फेरो एंड पैरामैग्नेटिक जोन में जा रहा है, या फिर आपने उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. In both ways we are going to have a different. Now this is the example which I discussed in the very first lecture that the अगर sample ferromagnetic या anti ferromagnetic है तो क्या होगा? मैंने आपको बताया ग्राउंड स्टेट भी स्प्लिट अप हो जाएगी और एक्साइटेड 3/2 भी स्प्लिट अप हो जाएगी. सो नाउ जो
आपको क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग में प्लस माइनस हाफ मिल रहा था और यहाँ पे क्या मिल रहा था, प्लस माइनस 3/2 एंड प्लस माइनस 1/2। अब मैग्नेटिक होने की फील्ड में आने के बाद ये न्यूक्लियर स्प्लिट लेवल्स का स्प्लिट अप हो गया, दैट इज अ न्यूक्लियर जीमान स्प्लिटिंग, एंड यू सी यू आर गेटिंग 2 ग्राउंड स्टेट्स एंड 4 एक्साइटेड स्टेट्स। ओके, अगर ये स्टेट एक्साइटेड 5/2 होती तो आपको 6 मिल जाते ऊपर, तो आप कहते हैं कि देयर कैन बी मोर सिग्नल्स। ओके, नाउ यू सी दैट दिस आई डिस्कस एट दैट टाइम ऑल्सो कि 4 अगर एक्साइटेड स्प्लिट लेवल्स हैं, एमआई लेवल्स हैं एंड ग्राउंड स्टेट 2 है, तो बहुत सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। देन देयर इज अ रूल क्या कहता है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसमें डेल्टा एम कैन बी 1, 0 और -1, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकता है। At that time also I told you that -1 to it cannot go to 3/2। अगर -1/2 से इसको 3 जो है +3/2 में जाना है तो इसको 1 से ज्यादा का डेल्टा एम चाहिए। ओके, सो दैट इज वाई वी आर हैविंग हेयर 6 लाइन्स। ये मत सोचिए कि हर बार एवरी टाइम यू आर गोइंग टू हैव 6 लाइन्स, इट डिपेंड्स कि इसकी अगर मान लीजिए ग्राउंड स्टेट 3/2 से 5/2 होगी तो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में 4 स्प्लिट अप हो जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में 6 स्प्लिट अप हो जाएंगे। क्लियर? सो दिस बिकॉज जब हम आयरन को स्टडी कर रहे हैं सो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में होता है, व्हेन द न्यूक्लियर लेवल्स में ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम 3/2 to 1/2 state only. Okay, that's why every time I am showing you 2 lines in the ground state and 4 in the excited state whenever there is a magnetic splitting. ठीक है, सो वी गेट 6 लाइन्स, यानी कि अगर ये सेंटर 0 है तो सेंटर से क्या हो जाएंगी 6 वेलोसिटीज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 लाइन्स, 6 वेलोसिटीज, 6 शिफ्ट्स एंड 6 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। बट ये पूरी पीक जो स्प्लिट अप हुआ है वो किसके लिए मिल रहा है, फॉर आयरन 57। एंड द केस किसका है, आपने आयरन की फॉयल या आयरन की नेल ली है जिसमें कि नाउ द सिस्टम हैज गॉट द मैग्नेटिज्म। अब आप देखिए कि इसका मतलब यहाँ पे अगर हम पीक्स की पोजीशन, इंटेंसिटीज और डिस्टेंस स्टडी करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि इसमें कितना मैग्नेटिज्म है, व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इज देयर, इफ इट इज प्रेजेंट और नॉट ओवर देयर। अगर मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगी, only quadrupole splitting. Clear? So if there is a ferromagnetic and antiferromagnetic coupling, then only you are going to get the magnetic splitting or hyperfine splitting for the Mossberg spectra. अब कुछ बातें कि ये जब आई, मैंने आपको पहले ही बता दिया ग्राउंड स्टेट में हाफ है तो 2 स्टेट बन जाएगी, इफ इट इज 3/2 एक्साइटेड स्टेट तो 4 मिल जाएगा। And this I told you that delta m can be 0 or plus minus 1. So you can have only 6 possible transitions. Now this is again, it's just a repetition. अब हम ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये जो आपकी स्प्लिट अप हो रहा है ये डिपेंड करता है, अब आपके पास एक और होमवर्क हो गया है टू स्टडी व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर एंड नील टेम्परेचर। आपने पढ़ा है, ओके, क्यूरी में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, और नील में क्या होता है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है वो फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द हाईलाइट। आप इसलिए पढ़िए, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्या कहेंगे कि अगर हमने क्यूरी टेम्परेचर से नीचे लिया है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी तो यानी कि हम क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग की ओर चले गए। और अगर आप नील टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यानी कि फेरो एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया है तो आप हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की ओर बात कर रहे हैं। ओके, समटाइम्स दे वोंट से, वो नहीं कहेंगे कि आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, व्हाट दे विल से एट क्यूरी टेम्परेचर और एट नील टेम्परेचर। दिस इज हाउ दे आस्क इनडायरेक्टली द हाइपरफाइन स्प्लिटिंग और द क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग इन द केस ऑफ अ आयरन, और किसी भी और के केस में wherever there is a possibility of getting a magnetic splitting. Okay, so this I told you and you go through it every time I am telling you that you have to get strengthen your basics. अब कुछ हम बातें इसकी जो है रिवाइज कर रहे हैं
and let us see how much we can do it. Okay, now first one is the, okay, just a minute, meeting is unlocked, I forget sometime, you can let me know. आइसोमर शिफ्ट कब कब घटेगी, देखिए ये अब चीज जो है ना, नाउ आई एम जस्ट रिवाइजिंग द पॉइंट्स। ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली दे आस्क कि कैसे जो है आपको कब कब जो है आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज करेगी। मान लीजिए आपको FeCN6 FeCN4 लाइक दैट है, तो आप कहेंगे कि आइसोमर शिफ्ट जो है वो डिक्रीज करेगी जो है जब जब जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन ऐसे होगा, CN6 है CN4 है, सो यू कैन से किसकी आइसोमर शिफ्ट कम होगी, यूज दिस पॉइंट। अगर लिगेंड बेटर डोनर्स हो जाएंगे आयरन को तो भी शिफ्ट डिक्रीज कर जाएगी। अगर आयरन लिगेंड सफिशिएंटली कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो यानी कि देयर इज अ शिफ्ट ऑफ अ लोअर स्पिन स्टेट। अब आप सोच लीजिए, आपको बताया था ना लोअर स्पिन स्टेट यानी कि क्या हो गया, कैसा लिगेंड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन वो होगा जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड अप पेयर अप कर देगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट अ लो स्पिन स्टेट। ओके, सिमिलरली अगर डी इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाए, आपको बताया था ना डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है आयरन के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में, इफ यू रिमेंबर दैट स्लाइड जिसमें वाटर से लेकर के NO+ तक आई एडेड नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड देन आई टोल्ड यू हाउ द पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की वजह से डी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, आप सोचिए डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो क्या होगा, शील्डिंग नहीं होगी, शील्डिंग नहीं होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस में s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और आयरन का डेल्टा R/R इज नेगेटिव। आप s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो आइसोमर शिफ्ट को नेगेटिव की ओर ले जाएंगे। ओके, सो दीज आर दी 4 ऑन आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज जो राइट फ्रॉम 2006-7 से लेकर अभी तक डिफरेंट पैटर्न्स में गेट एंड एग्जाम्स में पूछा गया है। सिमिलरली दिस आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D5 होगा तो क्या होगा, पांचों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन। लो स्पिन आयरन होगा, इट मींस क्या होगा, D6 है तो T2G में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप इन द 3 ऑर्बिटल्स। इट मींस जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, क्यूबिक, टेट्राहीड्रल या ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर होगा। ओके, एंड इफ अगर हाई स्पिन हो जाए D6 तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन एंड द 6th वन विल गेट पेयर अप एट द T2G, एसिमेट्री आ गई। ऐसे ही अगर D5 लो स्पिन हो जाएगा तो क्या होगा, T2G में 2 ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अगेन अनइक्वल T2G पॉपुलेशन, तो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी। दूसरी बात ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया सिमेट्री लोअर हुई थी ना, बजाय जैसे ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बना, इट मींस दैट व्हेनेवर देयर इज अ डिस्टॉर्शन, किसमें डिस्टॉर्शन होगा अगर सिमेट्री बिगड़ेगी तो, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल या फिर लिगेंड चेंज हो जाए, सबके सब एक जैसे ना रहे, ये सब चीजें क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग की ओर ले जाएंगी। अगर सारे लिगेंड सेम हो तो भी क्या डिजेनरेसी में लॉस हो सकता है? अभी आपने देखा आयरन के सारे लिगेंड सेम थे बट देयर वाज अ लॉस ऑफ डिजेनरेसी। सिमिलरली इफ यू रिमेंबर आयरन का जो सिस एंड ट्रांस मैंने आपको एग्जांपल दिया था FeH2O4 एंड Cl2। ओके, तो वहां पे अगर सिस हो रहा था तो यू आर गेटिंग डिफरेंट स्पेक्ट्रा, ट्रांस हो रहा था तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री थी तो आपको सिंगलेट मिल रही थी। ओके, so this is how we can say. Now important point, this was being asked in competition कि अगर ऑर्बिटल्स के लेवल पे चले जाएं तो हमेशा dxy का कंट्रीब्यूशन ट्वाइस होता है एज कंपेयर टू xz एंड yz। Why I am saying एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग एक में 4 मिलीमीटर है, एक में 2 मिलीमीटर है, तो आपको कहना पड़ेगा कि XY का कंट्रीब्यूशन ट्वाइस होता है। तो अगर XY में इलेक्ट्रॉन गया है एडिशनल, ओके, इफ द एडिशनल इलेक्ट्रॉन हैज गॉन टू DXY ऑर्बिटल देन देयर विल बी 4 मिलीमीटर पर सेकेंड ऑफ क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। एंड अगर ये XZ एंड YZ में गया है तो 2। आपको पता है ना जब वो अप्रोच करता है इलेक्ट्रॉन्स
towards the central metal atom, then it can come from all the sides. Okay, and always remember कि bonding and anti bonding जो orbitals है उनका जो contribution है वो opposite होगा. Now this I have discussed in very detail कि two different crystal structure है अगर tetrahedral and octahedral, और अगर उनका जो है उसमें अलग अलग जो है डिफरेंट एनवायरमेंट्स हैं. ठीक है, एनवायरमेंट आपको बताया था कि आपने प्लेन मेटल लिया है, आपने रोडियम में एम्बेड किया है, तो जिसमें आप एम्बेड कर रहे हैं वो भी उसकी जो है लैटिस में चेंज करता है, एंड यू मे गेट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. एंड वन एग्जांपल इज Fe2O3 जो कि जो है वो आपका 6 लाइंस देता है, दैट आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस स्लाइड. सो समटाइम्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो टेट्राहीड्रल है कि एक और एग्जांपल हमने आपसे डिस्कस किया था टिन के फ्लोराइड का, इफ यू रिमेंबर, कि वो टेट्रागोनल हो गया था. ओके, सो इफ देयर इज अ चेंज इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जबकि देखिए ऑल द टिन हैलाइड्स वर हैविंग हैलाइड्स ही थे सारे उसमें, दे वर ऑल हैलाइड्स. ओके, बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होने से भी यू गेट अ डिफरेंट एनवायरमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि क्या T2G स्प्लिट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है? हाँ, बिकॉज इट इज कंपेरेबल टू KT. K इज योर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, T इज द टेम्परेचर. एंड ऑलवेज रिमेंबर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग घटेगी. याद आ रहा है, रूटाइल दिखाया था मैंने आपको, जैसे जैसे 77 से 78 गए थे, सो ब्रॉडनिंग ऑफ सिग्नल हो रही थी. ओके, सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग घटेगी, उसमें ब्रॉडनिंग होगी, मर्जिंग ऑफ स्प्लिट पीक्स होगी. नाउ जो गामा रे एनर्जी निकल रही है, आपको बताया था वो सोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, डॉपलर शिफ्ट. अब ये जो v² है, वेलोसिटी है सोर्स की, ये टेम्परेचर के साथ में बढ़ती है. इट मीन्स गामा एनर्जी भी डिफर करेगी विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर घटाया या बढ़ाया. One more factor remember that the velocity of the source वो स्क्वायर के टर्म में होता है. आप जाके देखिएगा डॉपलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, इट इज इन द एनर्जी, जो एनर्जी देखिएगा, ओके, नॉट द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट. एनर्जी शिफ्ट जब देखेंगे तो सोर्स वेलोसिटी स्क्वायर में होती है. ओके, नाउ दिस आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि जो हाई स्पिन कंपाउंड्स होते हैं, हाई स्पिन का मतलब क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे. इनके स्पेक्ट्रा में अगर मैग्नेटिज्म की इंटेंसिटी बढ़ती है तो ब्रॉडनिंग ज्यादा होती है. ओके, नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंट मैंने आपको बताया था. अब क्या होता है कि लोअर टेम्परेचर पे जो लोएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा पॉपुलेटेड होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं तो सारा वो एक्साइटेशन होता है, सारे ऑर्बिटल्स इक्वली पॉपुलेटेड हो जाते हैं. इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे डेल्टा E यानी कि क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कम होती चली जाती है. नाउ दिस इज द रीजन कि लो टेम्परेचर पे लोएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा पॉपुलेटेड होते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है XY का, तो ये ज्यादा स्प्लिटिंग देते हैं. द टाइम यू इंक्रीज द टेम्परेचर, they are populated equally, they get excited and the delta E is lessened. Okay, so this has been told by the Brady, Duncan and Mock work. उन्होंने एक पेपर पब्लिश करके इस बात को दिखाया कि कैसे हाई स्पिन एंड लो स्पिन आयरन कंपाउंड्स में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर द क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग. नाउ प्रेशर डिपेंडेंस. प्रेशर से क्या होगा, अगर प्रेशर बढ़ा दिया, मान लीजिए आपने आप क्या कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स में फिट कर रहे हैं ना अपने कंपाउंड मटेरियल को, तो अगर तब तक प्रेशर कोई फर्क नहीं करेगा. इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द मॉसबॉर स्पेक्ट्रा अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ चेंज इन द बॉन्ड लेंथ और द एनवायरनमेंट ऑफ द एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियस. जब तक उसकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं आएगा तब तक ये कुछ विशेष फर्क नहीं करेगा. जब तक सारे सिमेट्रिकल है देयर विल बी ओनली आइसोमर शिफ्ट, सिर्फ आइसोमर शिफ्ट होगी. जैसे ही आपने सिमेट्री से एसिमेट्रिक करा कंपाउंड को, immediately there will be a quadrupole splitting. Okay, so मॉसबॉर स्पेक्ट्रा में हम वो स्मॉल एसिमेट्री भी नोटिस कर लेते हैं जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन पे नोटिसेबल नहीं होती. ओके, now this is the direct physical aspect
कि ये जो स्प्लिटिंग है वो किस पे डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड पे, एंड द जो एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है, दूसरा न्यूक्लियस को कितनी वो फील्ड महसूस हो रही है, व्हाट इज द फील्ड बीइंग observed by the nucleus, that is dependent on the number of unpaired electrons. Okay, now this is the formula, delta em equals to eq vzz. Okay, now vzz क्या है, जो इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट है along z axis. now you remember trigonal bipyramidal में z में जो है वो चेंज था. okay, so this is dependent on this factor divided by 2. ये तो है कि इस पे डिपेंडेंट है. अब अगर आपको 6 लाइंस मिल रही हैं तो वो किस फॉर्मूले पे होंगी, 3:4 sin square theta. this you have to mug up, पता, I don't know how they have calculated it. now this is the formula. इसकी वजह से क्या होता है ये ध्यान रखिए, 1 3 4 6 इनकी फिक्स्ड रहती है लाइंस. ओके, चेंज किस में आता है, सेकंड एंड फिफ्थ में. देख रहे हैं मिडिल वाले में 4 sin square theta एंड 1 plus cos square theta. तो 1 3 4 एंड 6 अपनी इंटेंसिटी में फिक्स रहते हैं, सेकंड एंड फिफ्थ वेरी करते हैं. क्यों, क्योंकि ये थीटा एंगल पे डिपेंडेंट है. एंड दिस थीटा एंगल, ये थीटा एंगल क्या है, गामा रे जब आपके सैंपल के ऊपर पड़ रही है एंड सैंपल इज हैविंग अ न्यूक्लियर स्पिन होगा तो उसका एक अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा. सो व्हाट इज द एंगल ऑफ द गामा रे बीइंग इम्पार्टेड एंड द एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, EQ याद आ रहा है स्ट्रक्चर, आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट. उसमें और गामा रे में क्या एंगल है, दैट इज बीइंग डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द सेकेंड एंड फिफ्थ रे. एंड ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि जब थीटा 54.74 था तो हमको जो है 2 and 5 लाइंस जो थी वो ट्वाइस हो जा रही थी. एंड जब इसको हमने 0 कर दिया तो जो है ये 4 हो गई थी एंड सॉरी इट बिकम्स 0. एंड व्हेन द थीटा वाज परपेंडिकुलर, जब रे डाली गई तो ये जो बीच की 2 and 5 थी दैट बिकेम 4. सो आई टोल्ड यू कि बीच की जो 2 and 5 है दैट कैन वेरी. वो किस पे वेरी करेगी, क्या थीटा एंगल है. ओके, 54.74 पे इट वाज 2 ट्वाइस. जब आपने इसको एंगल को 0 कर दिया, पैरेलल कर दिया, तो it was 0, intensity was 0, second and fifth. When you change the angle 90 degree, it was 4 times. So you remember this formula, you have to mug up this and remember change will be in the second and fifth only. Okay. So if now why it is changing, because effective जो hyperfine field है that is dependent on, ये आपने contact shift NMR में भी पढ़ी है और ESR में भी पढ़ते हैं. तो कॉन्टैक्ट शिफ्ट का ये फॉर्मूला है, इट इज एवरीवेयर द सेम, कि न्यूक्लियस को क्या मैग्नेटिक फील्ड महसूस होती है, ये डिपेंड करती है BC, BD, BA एंड BDM पे. एंड दीज आर दी कॉम्पोनेंट्स की जो कि किस पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन पे, और जो वो डाइपोलर फील्ड डाइपोल जनरेट कर रहा है वो डाइपोल कितना इफेक्टिव है, हाउ मैनी, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कौन से लेवल पे है, P पे है, D में है, कौन से ऑर्बिटल में है. ठीक है, ये सारी चीजों के लिए दिस इज द जनरल फॉर्मूला विच डिसाइड्स. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ थीटा वही है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया. थीटा हमेशा सेम है, चाहे क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग में बात करें, चाहे मैग्नेटिक स्प्लिटिंग में बात करें. this is the same theta, that the angle between the ray imparted on the crystal and the axis of the nuclear spin क्वांटाइज्ड, उसकी जो एक्सिस स्पिन जो क्वांटाइज्ड मूवमेंट के बाद स्पिन एक्सिस आ रही है उसमें और इम्पार्टेड गामा में वट एवर इज द एंगल. ओके, नाउ ये बोल्डेड है. ऑलवेज रिमेंबर लाइन पोजीशन किस पे डिपेंडेंट है, एनर्जी लेवल पे कैसी स्प्लिटिंग हुई है, कितना डिस्टेंस है. ओके, और इंटेंसिटी किस पे डिपेंडेंट है, एंगल पे. क्लियर. सो लाइन इंटेंसिटी किस पे डिपेंडेंट है, थीटा एंगल पे जो आप इम्पार्ट कर रहे हो, और लाइन पोजीशन 0 से कितना लेफ्ट या राइट जाएगा ये किस पे डिपेंडेंट है, एनर्जी लेवल्स की कैसी स्प्लिटिंग हुई है. ओके, नाउ दीज पॉइंट्स आई हैव एक्सप्लेन एंड यू कैन गो थ्रू इट. कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क इट अगेन.
and you can go through the slides. All these will be available for you. Now this is going